हाँ, तो बच्चों पिछले सेशन में हमने यशोधरा बाबू के मानसिक द्वंद्वों को पढ़ा था। अब हम देख रहे हैं कि वो यशोधरा बाबू जो हैं अपने किशंदा के बारे में सोचते हुए, और जब प्रवचन सुनने बैठते हैं बिड़ला मंदिर में, तो वहाँ जनार्दन शब्द के बारे में जब सोचते हैं तो फिर से उनको अपनी बुआ और अपने जीजा की याद आती है। फिर उस समय पर भी अपने बच्चों के साथ अपने मतभेद के बारे में सोचते हुए, इन्हीं सब बातों पर विचार करते करते अब वो पहाड़गंज जाते हैं, वहाँ से सब्जी खरीदते हैं। और अब आगे देखिए, सब्जी लेकर घर पहुँचे तो वहाँ कार खड़ी थी जिसमें बेटा अपने बॉस को विदा कर रहा था। और भी लोग विदा ले दे रहे थे। घर में पार्टी का माहौल था। सब सजे संवरे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। भूषण ने पिता को उलाहना दिया कि उनके सिल्वर वेडिंग के दिन पार्टी रखी, वे इतनी देर से आए हैं। उनके दूर के भांजे ने भी व्यंग किया। अब देखिए बच्चों, जब जब हम ये कहानी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यशोधरा बाबू इस तरह के बातों के बारे में सोचते हुए, रास्ते में किशनदा के क्वार्टर को देखते हुए और इन चीज़ों को देखते देखते जब वो घर की ओर आते हैं, तो अपने ही ध्यान में वो आ रहे होते हैं। मन के अंदर बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं बच्चों के साथ। उनके जो आजकल मतभेद इतने गहरे होते जा रहे हैं, वो सारी बातें सोचते सोचते घर की ओर आ रहे होते हैं। अब जब वो घर आते हैं तो देखते हैं कि बाहर बहुत अच्छी लाइट की हुई है और घर को सजाया हुआ है, बाहर लड़ियाँ वगैरह लगी हुई हैं। एक बार को उनको अपना घर देखकर ऐसा लगता है जैसे वो किसी गलत घर में घुसते चले जा रहे हैं। तो फिर वो वापस बाहर आते हैं, घर के बाहर लगी हुई नेम प्लेट को पढ़ते हैं। पहले तो वो देखते हैं कि नाम तो इस पे मेरा ही लिखा है, यशोधर पंत। फिर वो झाड़ियों में जाकर छिप जाते हैं। अब यशोधर बाबू जो हैं वो काफ़ी शर्मीले से हैं, तो वो ये देखते हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है। फिर वो अपने मन ही मन में सोचते हैं कि आजकल बच्चे भी तो मुझे कुछ ठीक ढंग से बताते नहीं हैं। पता नहीं यहाँ घर के अंदर कौन सी पार्टी रखी हुई है। किसी ने, वो अपने मन में ये सोचते हैं कि देखो बच्चे कैसे हो गए हैं कि मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझ रहे। यशोधर बाबू खुद को एक डेमोक्रेट बाबू मानते हैं। वो ये कहते हैं कि भले ही मुझे नई चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं या मैं नई विचारधारा के साथ सहज नहीं हूँ, लेकिन कम से कम उनको ये कुछ एक चीज़ें हैं जो बच्चों की अच्छी नहीं लगती। वो ये वो सोचते हैं कि बच्चे अब जब नौकरी करने लग गए हैं, कमाने लग गए हैं, वो ये नहीं चाहते कि बच्चे आकर सारी सैलरी उनके हाथ पर पकड़ा दें। लेकिन उनके मन में इतनी इच्छा ज़रूर रहती है कि बच्चे एक जॉइंट अकाउंट तो खुला सकते हैं अपने पिता के साथ। जिस पिता ने उनको इतने कम वेतन में, इतने कष्टों में पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बना दिया कि बच्चे अच्छे ओहदे पर आ गए, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, आज वही बच्चे अपना पैसा अपने पिता के साथ बांटना पसंद नहीं करते। हालांकि उनको अपने बच्चों के पैसे नहीं चाहिए, वो खुद एक दफ्तर में नौकरी करते हैं, उनके पास अपना पैसा है, लेकिन एक रिगार्ड कर तौर पर, एक इज्जत के तौर पर बच्चों का इतना कहना तो बनता है कि पिताजी यदि आपको कोई चीज़ की आवश्यकता हो तो ये पैसे आप अपने पास रख लीजिए। इसी तरह से उनका बड़ा बेटा भूषण जो एक अच्छी कंपनी में नौकरी करता है, वो बात बेबात पर अपने पैसों का रोब अपने ही पिता को दिखाता रहता है, जो कहीं ना कहीं यशोधर बाबू को अंदर ही अंदर ये चीज़ें कचोटती रहती हैं। वो अपने बच्चों को तो कभी कुछ नहीं कहते, लेकिन उन्हें अच्छा भी नहीं लगता। वो देखते हैं कि घर में बेटे ने नया बेड ले लिया है, नया ड्रेसिंग टेबल ले लिया, डनलप के गद्दे आ गए हैं और कूलर ले लिया है, पर्दे नए आ गए हैं। कभी कभी वो उनका लड़का अपनी माँ को ये भी कहता रहता है कि माँ तुम कब तक इतना काम करती रहोगी, घर में एक नौकर रख लो। और इसी तरह से घर में फ्रिज आ गया है। यशोधर बाबू ये सारी चीज़ें आने पर मन ही मन खुश होते हैं। अपने बच्चों की तरक्की को देखकर उन्हें एक तरह की संतुष्टि का आभास होता है, लेकिन उसके साथ ही साथ वो ये भी सोचते हैं कि क्या ये ज़्यादा अच्छा नहीं होता कि बच्चे एक बार ये सामान खरीदने से पहले मुझे पूछना ज़रूरी नहीं समझते, तो कम से कम मुझे बता ही दें कि आज घर में नया बेड आने वाला है, या आज हमने कूलर ले लिया है, या फ्रिज ले लिया है। उनसे ना तो कोई कुछ पूछता है, ना ही उनको कुछ बताना ज़रूरी समझता है। इसका कहीं ना कहीं एक कारण ये भी है कि उनकी यशोधर बाबू की जो पत्नी है, जब बच्चे उनसे पूछते हैं तो उनकी पत्नी उन बच्चों को पूरी स्वतंत्रता देती है। वो जानती है कि बदलते वक्त के साथ बच्चों की आवश्यकताएं और रुचियां बदल रही हैं, उनका जो सामाजिक संपर्क का दायरा है वो बड़ा हो रहा है, और ये चीज़ें अब कोई विलासिता की चीज़ों में नहीं आती है, ये कोई लग्जरी आइटम नहीं है। अब तो ये हमारी जो आवश्यकता का सामान है उसके अंदर आता है। लेकिन जब भी बच्चे अपने पिता से कुछ पूछते हैं, जैसे गैस चूल्हे के लिए उन्होंने अपने पिता को कहा कि अब हमें स्टोव
पर खाना पकाना बंद कर देना चाहिए, हम गैस चूल्हा ले लेते हैं। तो यशोधरा बाबू ने अपने बच्चों को कहा कि गैस चूल्हे की रोटी मुझे तो भाती नहीं है, इतनी सूखी और कड़क हो जाती है। इसी तरह से फ्रिज के लिए भी वो कहते हैं कि फ्रिज का जो ठंडा पानी है वो गला पकड़ लेता है, और फिर फ्रिज का कल्चर मुझे पसंद नहीं है क्योंकि उसमें बासी खाना खाने की हमें आदत पड़ जाती है। इसकी बजाय जब हमारे घरों में फ्रिज नहीं रहता है तो हम ताज़ा पकाते हैं और ताज़ा खाते हैं। तो बच्चों को यशोधर बाबू के ये इस तरह के नकारात्मक वाक्य या नकारात्मक उत्तर बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, और उनको ये लगता है कि हमें पूरी दुनिया में ऐसे परिवार बच गया है क्या जो ताज़ा खाना खाएगा। फ्रिज कोई ऐसी चीज़ नहीं है, फ्रिज तो अब आवश्यकता का सामान है, हर किसी के घर में होता है, टीवी होता है, कूलर होता है, तो बच्चे ये चीज़ें लाते हैं। तो यशोधर बाबू को कहीं ना कहीं ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, वो सोचते हैं कि बच्चे मुझे बताना और पूछना कुछ भी ज़रूरी नहीं समझते हैं। तो यहाँ पर जब वो अपने घर के बाहर देखते हैं कि कुछ पार्टी वार्टी चल रही है, तो वो झाड़ियों में छिप कर खड़े हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि जब ये सारे मेहमान चले जाएंगे तो मैं चुपके से घर के अंदर चला जाऊंगा, क्योंकि वैसे भी उनको इस तरह ज़्यादा लोगों से मिलना और पार्टी अटेंड करना वो अपना कल्चर नहीं समझते हैं। तो जब वो घर के अंदर आते हैं, हालांकि अभी तक सारे मेहमान नहीं गए हैं, लेकिन जब वो भूषण का बॉस विदा हो जाता है तो यशोधर बाबू घर के अंदर आते हैं। तो जब वो घर के अंदर आते हैं तो उनको पता चलता है कि आज उनके बच्चों ने उनके लिए सिल्वर वेडिंग की सरप्राइज़ पार्टी रखी है। अपने मन ही मन यशोधर बाबू खुश होते हैं। वो सोचते हैं कि मेरे जन्म पर किसी ने लड्डू भी नहीं बांटे थे, इतनी गरीबी थी मेरे माँ बाप के पास। और फिर वो याद करते हैं अपने शादी का समय कि जब मेरी शादी हुई थी तब भी मैंने अपनी कंपनी अपने दफ्तर से पहले लोन लिया था, पहले कुछ कर्ज लिया था और सादी सी बिल्कुल शादी की थी। लेकिन आज मेरी सिल्वर वेडिंग के दिन मेरे बच्चे इतने योग्य, इतने काबिल हो गए हैं कि घर में इतने लोगों को बुलाया है, इतना अच्छा सामान घर के अंदर खाने पीने के लिए रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आत्मसंतुष्टि के भाव उनके अंदर रहते हैं, वो इन चीज़ों से खुश भी होते हैं। लेकिन जिस तरह से उनका भांजा उनको ताने मार रहा होता है, वो चीज़ें फिर से उन्हें अंदर ही अंदर कहीं दुखी कर देती हैं। यशोधर बाबू को दुख हुआ कि किसी ने इस आयोजन के बारे में उनसे बात भी नहीं की। उन्हें ये पार्टी वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं था। बच्चों के आग्रह पर केक काटा लेकिन खाया नहीं। बहाना बनाया कि उसमें अंडा होता है, और उन्होंने अभी संध्या पूजा भी नहीं की थी। वे पूजा करने गए और रोज से अधिक समय आज लगाया ताकि अधिकतर मेहमान चले जाएं। पूरी कहानी में कई जगह की तरह ये आयोजन भी समहाउ इम्प्रॉपर ही था। अब बच्चों, जब आप ये कहानी पढ़ोगे किताब में तो आप देखोगे कि यशोधर बाबू का एक जुमला था जो वो बार बार बोलते थे। वो था सम हाउ इम्प्रॉपर, यानी उनको कहीं कुछ ना कुछ ठीक नहीं लगता था। वे हमेशा अनिर्णय की स्थिति में रहते थे, और ये यशोधर बाबू के व्यक्तित्व को भी दर्शाता है कि वो हमेशा ही द्वंद्व की स्थिति में रहते हैं। उनको बच्चों का इस तरह से तरक्की करना और समाज के ऊंचे वर्ग के साथ उनका दायरा बढ़ना, उनका संपर्क होना, उनको ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। लेकिन फिर कहीं ना कहीं बच्चों का इस तरह से अपने पिता के साथ व्यवहार करना, इस तरह का आचरण करना उन्हें अंदर ही अंदर दुख भी पहुंचाता है। तो वो हमेशा अनिर्णय और मानसिक द्वंद्व की स्थिति में ही घिरे रहते हैं। तो यहाँ पर यशोधर बाबू को एक तो दुख ये होता है कि बच्चों ने उनको बिल्कुल भी इस पार्टी के बारे में नहीं बताया। फिर वो क्या करते हैं कि अब बच्चों को कहते हैं कि ठीक है मैं संध्या पूजा करूँगा, और वो कुछ देर जा कर के और अपना मुंह हाथ धो करके पूजा करने के लिए बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर उनका उद्देश्य पूजा करने से ज़्यादा ये है कि मैं जितनी देर यहाँ पूजा करूँगा सारे मेहमान चले जाएंगे और फिर मैं आराम से घर में घूम फिर सकूँगा मेहमानों के सामने। और ये पार्टी वगैरह कल्चर उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा था। तो उनकी बेटी फिर आकर कहती है कि पापा सारी पूजा आज ही करोगे, चलिए बाहर सब लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपकी सिल्वर वेडिंग है, आप ही को केक काटना है। तो वो अनमने भाव से उठकर बाहर जाते हैं, केक काटते हैं, और जब केक खिलाने की बारी आती है तो फिर उनको शर्म आने लगती है। पत्नी तो केक का टुकड़ा काट कर उनके मुंह में डालने लगती है, तो फिर वो कहते हैं कि इसमें अंडा डला हुआ होगा। असल में बात ये है कि उनको शर्म आ रही होती है इस तरह से बच्चों की तरह केक काटना और केक खाना। तो फिर बच्चे उनको कहते हैं कि पापा अभी कुछ दिन पहले तक तो आप नॉन वेज खाते रहे हैं, अभी ताज़ा ताज़ा आपने छोड़ा है और एक पीस खा लेने से कोई बहुत बड़ा पाप नहीं लगने वाला। तो इस तरह से वो केक खा लेते हैं। और उस समय जब वो पूजा करने बैठते हैं तब हम कहानी में भी हमने देखा है
कि वो किशंदा के बारे में ही सोचते रहते हैं और वो ये सोचते हैं कि किशंदा ने शादी नहीं की तब भी वो अकेले थे। वो जब ध्यान लगाने बैठते हैं तो ये सोचते हैं कि मुझे कहीं प्रकाश का कोई नीला बिंदु दिखाई दे जाए, मतलब कहीं मुझे ईश्वर की कोई सूरत, कोई किसी तरह का बिंदु दिखाई दे। लेकिन वो तो उनको दिखाई नहीं देता, वो किशंदा उनको दिखने लग जाते हैं आंखें बंद करते ही और ध्यान लगाते ही। तो वो पूछते हैं कि भाऊ, क्या सभी व्यक्तियों के साथ इसी तरह से होता है? तो भाऊ यानी किशंदा को वो भाऊ कहकर बुलाते थे। तो भाऊ उनको कहते हैं कि हाँ, सभी व्यक्तियों की मृत्यु जो हुआ होगा से ही होती है। जैसे मैं जो हुआ होगा से मर गया क्योंकि मैं अकेला था, मुझे देखने वाला कोई नहीं था। लेकिन जो परिवार वाले बैठे हैं, जिनके बच्चे भी होते हैं, वो भी शायद जो हुआ होगा से ही मर जाते हैं, क्योंकि परिवार होने के बावजूद भी कोई आपके साथ गहरे संबंध में नहीं रहता, अपने ही परिवार में आपको पराया कर दिया जाता है। यहाँ पर यशोधर बाबू के मन की दुख और उनके दुखी संवेदनाएं व्यक्त हो रही हैं, जहाँ पर उनको अपने लोगों में रहकर भी एक अलगाव की स्थिति का आभास होता है। उन्हें पूजा करते हुए भी किशंदा की याद आती रही। जब पत्नी ने बुलाया तब बैठक में गए, जहां उनके बड़े बेटे ने उन्हें एक ऊनी ड्रेसिंग गाउन गिफ्ट किया और कहा कि उसे ही पहनकर वे सुबह दूध लेने जाया करें। लेकिन यशोधर बाबू को ये बात चुभ गई, क्योंकि उनकी अपेक्षा बेटे से थी कि वह गाउन गिफ्ट देने की बजाय उनसे ये कहता कि उनकी जगह दूध लेकर आया करेगा। अब देखिए यहाँ पर ये कहानी ख़त्म हो रही है। अब जब वो वहाँ बैठे हैं, अपना ध्यान लगा कर के बैठे हैं, किशंदा से मन ही मन बातें कर रहे हैं और किशंदा उनको कहते हैं कि हर इंसान अपने जीवन में अकेला ही होता है। हमको लगता है कि परिवार हमारे साथ है, लेकिन अंत समय में जब धीरे धीरे हम अपने अंतिम समय की ओर बढ़ने लगते हैं तो परिवार वाले भी पीछे और हट जाते हैं। हम अपने ही लोगों में पराये हो जाते हैं। हमारे साथ कोई ज़्यादा बैठना और हमारे साथ बात करना भी पसंद नहीं करता। लोगों को हमारे विचार पुराने लगने लग जाते हैं और बच्चे अपने में ही मस्त हो जाते हैं और घर के बुजुर्ग अपने ही परिवार में एक तरह से पराये हो जाते हैं। तो यहाँ पर वो जब इस तरह से बैठे होते हैं तो उनकी पत्नी आकर कहती है कि बच्चे आपको बाहर ड्राइंग रूम में बुला रहे हैं। यशोधर बाबू खड़े होकर वहाँ जाते हैं तो उनका बड़ा बेटा कहता है कि देखो पापा, आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट आए हैं। तो यशोधर बाबू कहते हैं कि इन गिफ्ट का मैं क्या करूँगा, ये तुम ही लोग देख के रख लो। तो उनका बेटा कहता है कि ठीक है, बाकी गिफ्ट तो हम देख लेंगे, लेकिन जो गिफ्ट मैं आपके लिए लाया हूँ कम से कम आप उसे तो खोल कर देखिए। तो यशोधर बाबू उसे खोल कर देखते हैं तो देखते हैं उसमें बहुत सुंदर एक ऊनी ड्रेसिंग गाउन होता है। यशोधर बाबू को वो गाउन अच्छा लगता है और साथ ही साथ में उनका बड़ा बेटा ये भी कह देता है कि पापा, जब आप सुबह जाते हो दूध लेने के लिए तो जो गाउन डालकर जाते हो वो फटा हुआ है, वो अच्छा नहीं लगता। कल से जब आप दूध लेने जाना तो ये गाउन डालकर जाना। ये बात सुनकर यशोधर बाबू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनके आंखों के एक कोने में आंसू की बूंद झलमिलाती है और वो ये सोचते हैं, काश कि उनका बड़ा बेटा ऐसे कहता कि पापा, अब आपकी उम्र हो गई है, अब आप मत जाया करो, ये जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा और दूध लेने मैं जाऊंगा। अब यहाँ देखिए, यशोधर बाबू अपने बच्चों से कोई बहुत बड़ी इच्छाएं करके नहीं बैठे हैं। वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे उनको दुनिया भर का ऐशो आराम करवाएं या उनको पैसे दें। उनको ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। उनको क्या चाहिए, अपने बच्चों से उचित सम्मान, जिसके वो हकदार भी हैं। लेकिन बच्चे उनको वो सम्मान देने के लिए भी तैयार नहीं है। उल्टा जिस पिता ने उनको पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, वो उसी पिता के ऊपर अपना रोब दिखाते हैं। यहाँ पर कुछ एक गलतियाँ यशोधर बाबू की भी हैं। यशोधर बाबू बदलते वक्त के साथ खुद को बदलना नहीं चाहते। बच्चे कह रहे हैं मकान बनाओ, उन्हें बनाना चाहिए। बच्चे कह रहे हैं कि कोई एक साधन घर में होना चाहिए, चाहे स्कूटर हो या कार हो, तो उनको ले लेना चाहिए। ये चीज़ें कोई अब ऐसी चीज़ें नहीं रह गई हैं जिसको हम अफोर्ड नहीं करते या जिसको हम ले नहीं सकते। और इसी तरह से उनको भी अपने बच्चों की राय का सम्मान करना चाहिए। हर जगह पर अपनी पुरानी राय और अपनी पुरानी सोच नहीं थोपनी चाहिए। बदलते वक्त के साथ धीरे धीरे उनको खुद को भी बदलना चाहिए। और बच्चे क्योंकि पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, हर चीज़ का सोच समझ कर निर्णय करते हैं, इसलिए उनको बच्चों के निर्णयों का भी सम्मान करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ एक गलतियाँ बच्चों की भी हैं कि जिस पिता ने ही उनको इस काबिल बनाया, वो उस पिता का भी ठीक तरह से सम्मान नहीं कर रहे हैं। उसको अपने परिवार में रहकर ही अगर परायेपन का आभास हो रहा है तो इसमें बच्चे भी पूरी तरह से
जिम्मेदार हैं। वो सिर्फ अपने स्वार्थों के बारे में तो सोच रहे हैं, लेकिन अपने पिता के बारे में नहीं सोचते। इस कहानी में एक जगह पर ये प्रसंग आया था कि एक बार यशोधर बाबू अपने तीनों बेटों को बुलाकर कहते हैं कि अब तुम तीनों बड़े हो गए हो और घर के कुछ काम तुम भी किया करो, सारे घर के काम मैं ही करता हूँ। पेट्रोल लाना, केरोसिन लाना, घर के लिए सिलेंडर भरवा कर लाना, सब्जी लाना, राशन लाना। तो इस बात पर उन तीनों लड़कों में आपस में इतना कोहराम हो गया, इतनी लड़ाई हो गई, और कुछ दिन तक यही चलता रहा कि मैं ये काम क्यों करूँ तू कर, मैं क्यों करूँ तू कर। तो यशोधर बाबू इससे बहुत दुखी हो गए, बच्चों का इस तरह का व्यवहार, यानी कोई जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता, कोई उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहता, बस पढ़ाई की, नौकरी की, पैसे कमाए और उस पैसों का रोब पिता पर दिखाया। तो ये इस तरह का जो आचरण था, इसने यशोधर बाबू को अंदर ही अंदर बहुत दुखी कर दिया था, और यशोधर बाबू ने अपने बच्चों को कह दिया था कि तुम सामान मत लाया करो, मैं ही ले आऊँगा। लेकिन बच्चों ने शर्म से एक बार भी नहीं कहा कि पिताजी ऐसा मत करिए। उन्होंने बड़े खुशी खुशी से ये जिम्मेदारी फिर से अपने पिता को लौटा दी। तो कहीं ना कहीं यशोधर बाबू को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी, और यहाँ जो जहाँ पर कहानी ख़त्म हो रही है वहाँ पर एक सोचने के लिए एक प्रश्न भी हमको मनोहर श्याम जोशी दे रहे हैं, और ये कहानी भी दे रही है। जब यशोधर बाबू की आंखों में आंसू आते हैं, वो अपने उन आंसू को छिपा जाते हैं और अपने मन में सोचते हैं कि काश उनका बेटा कोई जिम्मेदारी उनसे ले लेता, ये ऊनी ड्रेसिंग गाउन उन्हें गिफ्ट करने की बजाय।